करंट क्या होता है और इस तरह का करंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसको हम देखेंगे। तो ड्रिफ्ट करंट बच्चों, जैसा कि नाम है इसका ड्रिफ्ट करंट, तो जब भी चार्ज कैरियर्स के ड्रिफ्टिंग की वजह से करंट ऑब्टेन होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। और ड्रिफ्टिंग चार्ज कैरियर्स की तभी होगी जब हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अप्लाई करेंगे। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके उसमें कुछ वेलोसिटी अचीव कराना क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। और जब वो चार्ज पार्टिकल्स मूव करेंगे तो मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। और चूंकि वो चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्टिंग की वजह से मूव कर रहे हैं, इसलिए उस चार्ज पार्टिकल का जो करंट कंट्रीब्यूट होगा उसे हम क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ चार्ज। ओके, अब ये ड्रिफ्ट करंट किस तरह के मटेरियल में पाया जाता है, किस तरह के मटेरियल में करंट ड्रिफ्ट करंट होता है? तो आज से सब बच्चे जान लें कि इस तरह का करंट मेटल में तो ही पाया जाता है, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर में भी ड्रिफ्ट करंट पाया जाता है। ठीक, और मैं आपको बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, लेकिन मेटल के अंदर सिर्फ ड्रिफ्ट करंट ही फ्लो करता है। अभी मैं सेमीकंडक्टर जब मैं पढ़ाऊंगा या सेमीकंडक्टर डायोड जब मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर में दो टाइप्स के करंट फ्लो करते हैं, ड्रिफ्ट करंट और एक दूसरे टाइप का करंट होता है जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, जिसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। बट अभी हम फोकस कर रहे हैं ड्रिफ्ट करंट पे। ड्रिफ्ट करंट हमेशा क्या होगा बच्चों? चार्ज पार्टिकल को ड्रिफ्ट करा के जो करंट का कंट्रीब्यूशन होगा वो ड्रिफ्ट करंट कहलाएगा। और जनरली ये करंट मेटल में पाया जाता है। ठीक है, मेटल में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से मेटल के अंदर सिर्फ एक ही करंट एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में दो तरह का चार्ज कैरियर्स होता है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया। इसलिए बच्चों यहाँ पे सेमीकंडक्टर के केस में दो तरह का करंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट करंट तो एग्जिस्ट करता ही करता है, साथ ही साथ डिफ्यूजन करंट भी एग्जिस्ट करता है। तो ड्रिफ्ट का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया कि मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड और बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ड्रिफ्ट करंट की। अब हम आते हैं डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन क्या होता है, और फिर इस डिफ्यूजन की मदद से हम डिफ्यूजन करंट को समझेंगे। ठीक, तो डिफ्यूजन का मतलब हुआ बच्चों, डिफ्यूजन का मतलब हुआ चार्ज कैरियर्स का अपने आप फ्लो करना। बात को ध्यान से सुनिएगा, चार्ज कैरियर्स का अपने आप फ्लो करना। और अपने आप फ्लो क्यों करता है और कब करता है? जैसे मान लो ये कोई रीजन है या कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और यहाँ पे इसको मैं दो रीजन में डिवाइड कर रहा हूँ। इस रीजन में होल्स की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ज्यादा है। नंबर ऑफ होल्स क्या है? कम है। इस वाले रीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है और होल्स क्या है? ज्यादा है। तो चार्ज कैरियर्स हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करते हैं, और ऐसा करने के लिए उनको किसी भी प्रकार के एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। भाई जब
यहाँ ड्रिफ्ट करंट था, तो ड्रिफ्ट करंट का मतलब जब चार्ज कैरियर्स मूव करेगा, और चूंकि ड्रिफ्ट वर्ड लगा हुआ है इस करंट के नाम के आगे, इसलिए चार्ज पार्टिकल्स को, चार्ज कैरियर्स को फोर्सली मूव कराने से जो करंट मिलेगा उसे हम ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। लेकिन डिफ्यूजन करंट कैसे मिलता है? डिफ्यूजन से, और डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है बच्चों? चार्ज कैरियर्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ सेमीकंडक्टर बनाया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम है। तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे, और इधर होल्स ज्यादा है, इधर होल्स कम है, तो होल्स बच्चों हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ इधर फ्लो करेंगे। इनको फ्लो करने के लिए किसी भी प्रकार की एनर्जी की इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप प्रोसेस हो रहा है। तो चार्ज कैरियर्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखना कि जब भी चार्ज कैरियर्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करेंगे, तो इस फ्लो के कारण जो करंट का कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट, और इस चार्ज के फ्लो को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होने के लिए जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, नोट्स में आते हैं फिर समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए नोट्स में मैंने लिखा है, डिफ्यूजन इज द माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन और हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी। बात समझ में आई? तो फिर यहाँ पे लिखा मैंने डिफ्यूजन ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर्स। भाई यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया, अगर उसमें हम इलेक्ट्रॉन और होल की बात करें तो अनइक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। तो हमेशा चार्ज पार्टिकल की टेंडेंसी होती है कि वो जहां भी रहेगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रहेगा, इसीलिए ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करने के लिए जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भागते हैं या मूव करते हैं। तो इनका जो मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों? डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द सेमीकंडक्टर। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास एक चार्ज कैरियर्स है और ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, और यहाँ देखो मैंने एक वर्ड, एक पॉइंट लिखा हुआ है, डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब हुआ बच्चों डिस्टेंस के साथ चेंज होना। जैसे इस रीजन में हम जैसे जैसे एक्स की तरफ बढ़ेंगे, इधर की तरफ हम मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन या होल का कंसंट्रेशन क्या होगा? चेंज होगा। तो कंसंट्रेशन का डिस्टेंस के साथ चेंज करना क्या कहलाता है बच्चों? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। हम इस डिस्टेंस के अलोंग मूव कर रहे हैं, तो जो कैरियर का कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो वी कैन से दैट डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये सब बातों का एक ही अर्थ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो कुछ हम कह लें, इन दोनों बातों का एक ही मीनिंग है।
वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, अब इस डिफ्यूजन प्रोसेस में चार्ज कैरियर्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, इसलिए बच्चों इस तरह से अगर चार्ज पार्टिकल फ्लो करेंगे तो इस डिफ्यूजन प्रोसेस में चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज कैरियर्स बिना किसी फोर्स के, बिना किसी रिक्वायर्ड एनर्जी के फ्लो कर रहे हैं। इसलिए इस प्रोसेस के द्वारा जो करंट कंट्रीब्यूट होगा दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। और हमेशा याद रखना कि डिफ्यूजन करंट सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर में मिलता है, ओनली इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, बात समझ में आया? क्योंकि आप सोचो जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़े थे तो उसमें आपको सिर्फ करंट बताया गया था, बोला गया था कि करंट फ्लो करता है कंडक्टर में और ऐसे ऐसे जो भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बताया गया था कि इस प्रोसेस से करंट फ्लो करता है। कोई नाम नहीं लिया गया था डिफ्यूजन का। और वहां जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है बच्चों, वो बेसिकली ड्रिफ्ट करंट होता है। ठीक है, शायद आप लोग जानते भी हो क्योंकि उसमें हम लोगों ने ये वाला फार्मूला पढ़ा था ना, I इज इक्वल टू NeAV-d। तो जो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और इस घटना को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो ड्रिफ्टिंग के कारण है, इसलिए कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है उसका पूरा नाम बच्चों क्या है, ड्रिफ्ट करंट है। ठीक है, उसका पूरा नाम क्या है, ड्रिफ्ट करंट है। करंट करंट हम बोलते हैं, ड्रिफ्ट अंडरस्टूड होता है क्योंकि कंडक्टर में हमेशा हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हमेशा बिना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हुए आपको करंट ऑब्टेन नहीं होता है, हमेशा आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके चार्ज कैरियर्स को मूव कराना और उससे करंट को ऑब्टेन करना कौन सा करंट कहलाता है, ड्रिफ्ट करंट कहलाता है। ऐसा समझ में? जब हम इलेक्ट्रिकल या कंडक्टर पढ़ रहे थे तो कहीं भी डिफ्यूजन करंट नामक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था क्योंकि बच्चों कंडक्टर के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज कैरियर्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन उस पूरे कंडक्टर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए वहां पे कोई डिफ्यूजन का चांस नहीं होता है। मैंने कहा डिफ्यूजन का चांस तभी होगा जब चार्ज कैरियर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मींस कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। और इस तरह की चीजें, इस तरह का सिचुएशन सेमीकंडक्टर के अंदर होता है। ठीक है, जब मैं आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कहीं पे इलेक्ट्रॉन कम, कहीं पे होल ज्यादा, कहीं पे होल कम। ठीक है, तो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है कि चार्ज कैरियर्स बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हुए फ्लो करेगा और वो जो चार्ज कैरियर्स का फ्लो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। और उस डिफ्यूजन की वजह से जो करंट कंट्रीब्यूट होगा दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। आए समझ में? तो ये तो हो गया डिफ्यूजन करंट की बात, ड्रिफ्ट करंट की बात, और हम लोगों ने कंडक्टिविटी कवर कर लिया। अब पढ़ते हैं हम लोग कुछ टर्म्स और बच रहे हैं जैसे कि लीकेज करंट। इसको मैं जब डोपिंग और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, और वहीं पे भी मैं आपको बता दूंगा सिलिकॉन का एडवांटेज, क्यों हम सिलिकॉन यूज करते हैं जबकि कंडक्टिविटी उसकी पुअर होती है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। ये सारी बातें हम लोग बाद में कवर करेंगे। और अभी हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप लोग क्लास 12th में भी पढ़ते हो, तो हम लोग इसको बहुत तेजी से कवर करेंगे। ठीक, देखिए कई सारे टॉपिक को मैं स्किप कर रहा हूँ, नोट्स में है तो स्किप
मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है इस पे चर्चा हो चुकी है। ऐसा मटेरियल जिसमें एनर्जी गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। ऐसे एलिमेंट फोर्थ ग्रुप में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल कंपाउंड फॉर्म में होते हैं, जैसे गैल्नियम आर्सेनाइड। गैल्नियम आर्सेनाइड आप देख रहे हैं, गैल्नियम और आर्सेनिक इन दोनों को कंपाउंड करके ये बनाया गया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फोर्थ ही ग्रुप का एलिमेंट सेमीकंडक्टर होगा, ये गैल्नियम आर्सेनाइड भी सेमीकंडक्टर होता है, जबकि ये फोर्थ ग्रुप में नहीं आता है। ठीक है, तो ये कंपाउंड मटेरियल है और इसमें भी एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। मैंने बताया था 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.5 के करीब। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है बच्चों, सेमीकंडक्टर कैटेगरी में आता है। ओके, तो अब सेमीकंडक्टर को कितने तरीके से कैटेगराइज किया गया, कितने टाइप्स के होते हैं सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहला जो कैटेगरी है बच्चों वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड दूसरा जो कैटेगरी है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जरा इस पे हम आते हैं। इंट्रिंसिक ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल, अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन का है तो उस मटेरियल में सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन एटम ही है और कोई इंप्योरिटी नहीं है उसमें, कोई बाहर से कोई एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। इंट्रिंसिक देखिए नाम, इंट्रिंसिक मतलब जो कुछ है उसके अंदर का ही है, बाहरी कुछ नहीं है। ठीक है, तो बाहरी कुछ नहीं है इसका मतलब वो प्योर सेमीकंडक्टर है। आया समझ में। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं बच्चों उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब सवाल ये है कि सेमीकंडक्टर के अंदर किस टाइप का बॉन्डिंग होता है, किस टाइप का बॉन्ड होता है। देखिए केमिस्ट्री में आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि सेमीकंडक्टर में बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, मेटल की बात करें, मेटल या कंडक्टर भी बोलते हैं हम इसको, तो इसके अंदर क्या होता है भाई, मेटेलिक बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड। और अगर हम बात करें बच्चों इंसुलेटर की, ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, इंसुलेटर में बच्चों आयनिक बॉन्ड होता है। अगर मैं इन तीनों में पूछूं कि इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन होता है, सबसे मजबूत बॉन्ड कौन होता है, तो आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एमंग द 3 बॉन्ड्स। ठीक है, सबसे मजबूत बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। और यही कारण है बच्चों कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता है। ये बॉन्ड इतना मजबूत होता है, इसका वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से इतना ज्यादा अटैच्ड होता है, इतना टाइटली बाउंड होता है कि उसको एनर्जी देने पर भी वो फ्री नहीं होता है। इसीलिए इंसुलेटर के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता है, इसका बॉन्ड इतना मजबूत होता है। तो जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, जीरो होगी। मेटालिक बॉन्ड बच्चों सबसे वीक बॉन्ड होता है, वीकेस्ट बॉन्ड। और वीक बॉन्ड होने की वजह से ही थोड़ा सा भी ये एनर्जी मिलता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तुरंत वो अपने ऑर्बिटल को छोड़ के दूसरे के ऑर्बिटल में मूव करने लगते हैं, कॉमन ऑर्बिटल में मूव करने लगते हैं, और वो क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। और यही कारण है बच्चों कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। और कोवैलेंट बॉन्ड मेटेलिक बॉन्ड से मजबूत बट आयनिक बॉन्ड से कमजोर होता है, इसलिए सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है,
कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। मतलब बहुत सारे रीजन से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ओके, तो सेमीकंडक्टर में हमें पता चल गया कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है भाई? कोवैलेंट बॉन्ड सब बच्चे जानते हैं, पड़ोसी एटम के शेयरिंग के साथ, नाइबरिंग एटम के शेयरिंग के साथ बनता है। जैसे मान लो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं जो कि बॉन्ड बनाएंगे, और इसका एक पड़ोसी एटम यहाँ पे है ऐसे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसका एक और पड़ोसी एटम सिलिकॉन का। तो ये क्या कर लेते हैं, इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन बगल वाले के साथ शेयर कर लेगा ऐसे, यहां भी। तो शेयरिंग के वजह से, पड़ोसी एटम के साथ, नाइबरिंग एटम के साथ शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा बच्चों, वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां देखो मैंने लिखा ये पॉइंट, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द नाइबरिंग एटम्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। और यहां देखो मैंने एक जनरल डायग्राम बनाया है, और ये डायग्राम सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम दोनों के लिए लागू होता है बच्चों, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ पे SI लिखो या जर्मेनियम लिखो, दोनों के लिए डायग्राम एक ही होगा। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, तो हर एक एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पड़ोसी एटम के साथ क्या किया है, शेयर किया है, और शेयर करके बॉन्ड को कंप्लीट किया है। आया समझ में? तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये बनाया है मैंने जब सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे है, और बच्चों इस सेमीकंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम ही दिख रहा है। देखो तो भाई, सिर्फ और सिर्फ +4 वैलेंसी वाला मटेरियल है, और किसी टाइप के वैलेंसी वाला मटेरियल नहीं है। इसलिए बच्चों ये प्योर सेमीकंडक्टर है, और प्योर सेमीकंडक्टर को अभी मैंने बताया कि क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन। अब आप मुझे बताओ, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, क्या इस डायग्राम को देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या इसमें? आप जरा ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो सब बॉन्डिंग बना लिए हैं, वो किसी ना किसी न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, वो फ्री नहीं है। अब इस बात को हम एनर्जी डायग्राम से समझते हैं। एनर्जी डायग्राम ये कहता है कि 0 केल्विन पे सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी न किसी न्यूक्लियस से बाउंड है, इसलिए सब के सब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने भी वैलेंस सेल हैं, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सब वो वैलेंस बैंड में होंगे। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, इसलिए बच्चों कंडक्शन बैंड खाली होगा, इम्पटी होगा। और जब कंडक्शन बैंड खाली होगा, इसका मतलब कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इस मटेरियल के अंदर नहीं है 0 केल्विन पे। इसलिए बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे किसकी भांति व्यवहार करेगा? इंसुलेटर की। भाई अगर मटेरियल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो मटेरियल क्या कहलाता है? इंसुलेटर कहलाता है। और सेमीकंडक्टर में क्या है? 0 केल्विन पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ये इंसुलेटर की भांति बिहेव करेगा, इंसुलेटर के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। तो यहीं पे लिखा है मैंने, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको कि एट 0 केल्विन, ऐसे देगा आपको, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर लाइक्स एज ABCD। आपको ऑप्शन दे देगा, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, मेटल,
इंसुलेटर, किस पे आप टिक करोगे? इंसुलेटर पे। ठीक है, तो चलिए इस बात को हमको समझ में आ गया कि 0 केल्विन पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेगा। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर इसका राइज किया। तो जरा टेम्परेचर राइज करते हैं इसका। यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर राइज करने का मतलब अब हम 0 केल्विन से इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे, 300 केल्विन इसका टेम्परेचर करेंगे। और सब बच्चे जानते हैं कि जब मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मटेरियल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हीट एनर्जी गेन करेंगे, और जैसे ही उनकी एनर्जी गैप से ज्यादा हो गई, जो फॉरबिडन गैप था उससे ज्यादा हो गई, तो वो बॉन्ड को ब्रेक कर जाएंगे, या वो वैलेंस बैंड को छोड़ के कहाँ पे चले जाएंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और जिस जगह पे छोड़ के जाएंगे वैलेंस बैंड में, वहां पे क्या एक क्रिएट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, और उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? होल कहेंगे। सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं एनर्जी बैंड डायग्राम में। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे कुछ बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, जैसे कि देखिए ये वाला, यहाँ तो ये कंप्लीट है, मैंने यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया है। अब ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री हुआ है, यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, और वो वैकेंसी क्या कहलाएगी? होल कहलाएगी। ऐसे ही देखिए एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ देखिए एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है, तो एक वैकेंसी क्रिएट हुई, तो ये हो गया होल। ऐसा समझ में? तो टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, और बॉन्ड ब्रेक होगा, आप सब बच्चे जानते हो कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भाग जाएंगे एनर्जी को गेन करके। ठीक है, और यहां ध्यान से देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह को छोड़ के जा रहा है तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और एक होल मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन होल हमेशा पेयर में जनरेट होता है, कहीं ऐसा नहीं होगा कि सेमीकंडक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर में ही होल का एग्जिस्टेंस होता है, कभी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा। अगर कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं होल जरूर पैदा हुआ है। आए समझ में? और बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन है, ये बॉन्ड के ब्रेक होने से ही होगा, या वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जम करेगा, तभी ऐसी चीजें होंगी। ओके, तो ये तो बात हो गई बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एट 0 केल्विन एंड एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर पे हुआ क्या? कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए, देख रहे हैं आप, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन, इलेक्ट्रॉन विल जंपिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड बिकम्स फ्री इलेक्ट्रॉन, while the whole will remain in valence band। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होल हमेशा कहाँ होगा बच्चों? वैलेंस बैंड में ही होगा। अगर आप कंडक्शन बैंड में होल बनाते हो तो आप गलत कर रहे हो। आया समझ में? होल का एग्जिस्टेंस सिर्फ वैलेंस बैंड में होगा और सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल में होगा। आया समझ में? अब अगर हम यहाँ बात करें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की, तो दोनों का कंसंट्रेशन या दोनों का जो नंबर्स है वो क्या होगा? सेम होगा। भाई मैंने कहा कि बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल भी मिलेगा। तो अगर मैं पूछूं बच्चों कि इस मटेरियल के अंदर 300 केल्विन पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो जैसे मान लिया आपने जवाब दिया 1 2 3 4 5, सर 5 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये आए कहां से? तो जवाब होगा कि वैलेंस बैंड से। अब जब वैलेंस बैंड से 5 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो जाहिर सी बात है कि उन 5 जगहों पे वैकेंसी क्रिएट हुई होगी, इसलिए बच्चों उस टाइम 5 होल भी मिला होगा। तो आप मुझे बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल दोनों इक्वल हैं या अनइक्वल है? तो आपका जवाब होगा सर इक्वल है। इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, या इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, होल का कंसंट्रेशन
इक्वल होता है बच्चों, और इसी कंसंट्रेशन को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, सॉरी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक, बार बार मैं सेमीकंडक्टर नाम ले रहा हूं, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बोलते हैं। ओके, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन मींस Ni, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में N और P के क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर कहीं इस तरह का कंडीशन है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होल कंसंट्रेशन, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हमेशा याद रखिएगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इक्वल होंगे, और इसी को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, सॉरी इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कहेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन बोलेंगे। आई बात समझ में? तो ये समझ में आया कि नहीं? N मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, P मींस नंबर ऑफ होल्स या होल का कंसंट्रेशन, और ये दोनों इक्वल होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, और इसी कंसंट्रेशन को बच्चों हम क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कहेंगे। आया समझ में? तो कहीं भी ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो निश्चित तौर पे वो मटेरियल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा। आई बात समझ में? अब जरा इस मटेरियल के कंडक्टिविटी की बात हम कर लें, तो चलिए आते हैं ऊपर। यहां देखिए, अगर हम कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, दिस इज डिनोटेड बाय सिग्मा आई। भाई सिग्मा मींस कंडक्टिविटी और आई मींस इंट्रिंसिक के लिए, तो सिग्मा आई इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। भाई आपको मैंने पिछले क्लास में, सॉरी इसी क्लास में शायद मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी तो चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है, इसलिए सेमीकंडक्टर में बच्चों कंडक्टिविटी का ये एक्सप्रेशन होगा, ये होगा कंडक्टर में। क्यों ये होगा? क्योंकि एक ही चार्ज कैरियर की वजह से कंडक्शन हो रहा है कंडक्टर में, लेकिन सेमीकंडक्टर में दो दो की वजह से हो रहा है, इसलिए ये एक्सप्रेशन होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे, सॉरी हाँ, यहाँ पे मैंने सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी का फार्मूला रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें दोनों का कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉन और होल का। अब आपने इंट्रिंसिक के लिए क्या पढ़ा? N की वैल्यू P के इक्वल होती है, और यही Ni के इक्वल होता है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। तो ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट करो तो Ni कॉमन होगा और Q दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो Ni की वैल्यू आ जाएगी NiQ ब्रैकेट में म्यू N प्लस म्यू P। ओके, तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा, इफ अ मटेरियल हैविंग N इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Ni, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ मटेरियल? ऑप्शन दे देगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, इस तरह के ऑप्शन दे देगा। तो आप किस पे टिक मारोगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। ओके, अब इस एक्सप्रेशन से यहां ध्यान से देखो, मोबिलिटी कांस्टेंट होती है। मैंने बताया था कि लो इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही हम पूरा डिस्कशन करेंगे, और लो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मोबिलिटी कांस्टेंट होती है। Q भी कांस्टेंट है 1.6 × 10⁻⁹, यानी यहाँ जो कंडक्टिविटी है बच्चों, वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। ओके, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन क्या होता है, उसका टेम्परेचर से रिलेशन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे Ni की वैल्यू T⁻³ है, और फिर
इस रिलेशन और इस रिलेशन की मदद से कंडक्टिविटी टेम्परेचर के 3/2 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ओके, तो अभी बस इतना ही करो। इस लेक्चर में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कवर किया। अगले लेक्चर में मैं आपको दूसरे टाइप वाला सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगला लेक्चर जरूर सब लोग अटेंड करेंगे। तो चलो फिर आज बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।